क्या हुआ? चाहे तो संडे की क्लास थी यार, संडे, आज तो फ्राइडे। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़। अच्छा, मैंने जीटी में कहाँ एंड किया था? सवाल लिखाया था कि कर लिया था? कर लिया था ना, नॉर्मल लॉस वाला, है ना? अच्छा, वो यहाँ गुलबर्ग में मैंने, क्योंकि वो जुम्मे को कम पढ़ाना होता था तो इसलिए यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा कल बता दिया था एबनॉर्मल लॉस, लेकिन वो दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि वो जीटी में नहीं बताया हुआ था, तो एबनॉर्मल लॉस से दोबारा बता रहा हूँ। और गुलबर्ग में भी समझ में आया नहीं था किसी को, तो इसलिए दोबारा ही बता रहा हूँ। एक्चुअल लॉस ज़्यादा है। अच्छा, मैं लॉस वाला एक रिकैप दे दूं कि हम लोग यहाँ प्रोसेस में होने वाले लॉस की बात कर रहे हैं और फिजिकल क्वांटिटी लॉस की बात कर रहे हैं, रुपए की बात नहीं हो रही है। मैंने लिखा भी था वर्ड क्वांटिटी लॉस, क्वांटिटी। जब मैंने आपको 4 टर्म्स बताई थी, एक्चुअल लॉस, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, तो मैंने वहां लिखा भी हुआ है क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी की बात हो रही है। अब वो क्वांटिटी सवाल में हो सकता है केजीज का डाटा हो सकता है लीटर्स का डाटा हो सकता है बस जनरल वर्ड यूनिट्स का डाटा हो। तो ये लॉस क्वांटिटी है, ये रुपए नहीं है। ये लॉस से मुराद ये है कि जो प्रोसेस में इनपुट होगा उसमें से कुछ क्वांटिटी टूट जाएगी, प्रोसेस में जल जाएगी, सड़ जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, ये उसको कह रहा हूं लॉस। एबनॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट दोबारा बताता हूं। ये चीज ना मैंने यहाँ गुलबर्ग में, और जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे, ये चीज मैंने कल बता दी हुई थी, अंग्रेजी लिख दी हुई थी, जीटी में चूंकि नहीं लिखी थी तो इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ दोबारा और दोबारा बता लिख भी रहा हूँ। एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से ज्यादा है, तो इसको कहा था कि ये एबनॉर्मल लॉस है। तो ये हम प्रोसेस लॉस की बात कर रहे हैं, यानी प्रोसेस में होने वाली क्वांटिटी लॉस, ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, मैं ना पहले इसकी अंग्रेजी पूरी लिख दूं, फिर मैं आपको इसकी वजह समझाता हूँ। तो गुलबर्ग में ये अंग्रेजी लिख दी थी, आपके पास लिखी हुई है, जीटी में नहीं लिखी थी इसलिए दोबारा लिखा हूँ। क्या लिखा था भाई मैंने? कॉस्ट पर यूनिट, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस टोटल कन्वर्जन कॉस्ट माइनस नेट स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय आउटपुट के यूनिट्स प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स। और फिर एक बात ये लिखी थी कि टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स लेस स्क्रैप net scrap value of abnormal loss units shall be recognized as an expense in P&L। चलिए, अंग्रेजी जिन्होंने नहीं लिखी हुई वो लिख लें, फिर मैं इसको समझाता हूँ।
हाँ जी, जिन्होंने नोट नहीं किया था, नोटेड। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? जिनको गुलबर्ग में भी कल काफी समझ नहीं आया था, दोबारा बता रहा हूँ, एक मिसाल से समझा रहा हूँ। एक खमीरी रोटी कितने की होती है? अच्छा चलो 30 रुपए की, 30 रुपए की। अब अगर उस बिजनेस ने रोटी की सेल प्राइस 30 रुपए रखी है, तो वैसे तो देखें ये चीजें डिमांड सप्लाई से होती है, ये तो मार्केट में नॉर्म से होती हैं। तंदूर वाले ने बेचारे ने कहा इतनी कैलकुलेशन की होगी, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर उसने सेल प्राइस ये सोच के कैलकुलेट किया कि मुझे एक रोटी कॉस्ट कितनी कर रही है, तो उस बिजनेस के लिए जरूरी है ना जानना कि एक रोटी की कॉस्ट कितनी। अगर एक रोटी में मिसाल के तौर पे 200 ग्राम, 100 ग्राम है, चलो 100 ग्राम, अगर 100 ग्राम आटा लगता है, अगर एक रोटी में लेट्स से 100 ग्राम आटा लगता है, तो 1 किलो में निकल आएंगी 10 रोटियां, है ना? तो एक बिजनेस ये तंदूर रोटियां बेचते थे, तो वो एक रोटी उनको कितनी कॉस्ट कर रही है वो ये कैलकुलेशन करना चाह रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि कैलकुलेशन ये की कि आटा गूंदने के लिए, मतलब आटा गूंदने को एक प्रोसेस कह लेते हैं और उसका आउटपुट रोटियां ही मान लेते हैं। तो टोटल खर्चा जितना आया, जितना भी टोटल खर्चा आया, और पर रोटी कॉस्ट निकालनी है तो नंबर ऑफ रोटियां, तो टोटल खर्चा ये आया कि 4 लाख रुपए का आटा वगैरह सब मिला के, और इससे जो रोटियां बनी वो बनी 30,000। पर रोटी कॉस्ट कितनी आई? 13.3433। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर अगले महीने में 2.5 लाख रुपए का खर्चा आया और 20,000 रोटियां बनी, 12.5। अच्छा, फिर क्या हुआ? किसी महीने में, फरवरी के महीने में टोटल खर्चा आया 5,60,000 और उससे 42,000 रोटियां बनी है। अरे वाह, तो बड़ा एक्यूरेट चल गया मैं। 40,000 बनी, 14। चल एक महीना और निकाल लेते हैं। टोटल इस महीने में 1,80,000 रुपए का खर्चा हुआ और 10,000 रोटियां बनी। हाँ। अब अगर उस बिजनेस ओनर के कॉन्टेक्स्ट में सोचें तो ये तो बड़ी गड़बड़ है, ये तो पर यूनिट कॉस्ट ही बदले जा रही है। जब वर्कर से पूछा, लगा जी वो देखें जी आटा गूंदते हैं तो थोड़ा गिर भी जाता है, और तो ओनर को बात समझ आई कि हाँ बात तो ठीक है, जब आटा गूंद रहे होंगे, जब आटा बोरी से निकाल के डालेंगे तो कुछ ना कुछ साइड पे गिर भी जाएगा, हो सकता है गूंदते हुए कुछ जमीन पे चिपका हुआ भी रह जाए। तो ओनर को बात समझ आई कि हाँ ठीक है, आटा तो जाया होता है। तो वो जो हम 100 ग्राम की रोटी 1000 ग्राम आटा डाल के समझते थे कि हम 10 रोटियां बना लेंगे, तो 1000 ग्राम में से हो सकता है कि हमें 9 रोटियां ही मिल रही हैं। ये बात ओनर को समझ आ गई कि 1000 ग्राम यानी 10 रोटी के लिए जब मटेरियल गूंदने वाले प्रोसेस में डलता है तो उससे 9 रोटियां ही बनती हैं। क्यों? क्योंकि एक रोटी का आटा जाया हो ही जाता है। अब अगर ये जाया हो ही जाता है तो ठीक है, समझ आ गई कि जी कम रोटियां बन रही हैं, लेकिन कभी ज्यादा जाया हो रहा है, कभी कम जाया हो रहा है, तो ये तो उनकी पर यूनिट कॉस्ट ही कंट्रोल्ड नहीं रहेगी। ये देखें यहां पर इतनी ज्यादा क्यों आ गई? क्योंकि ज्यादा जाया हो गया होगा। अब इस बात को कंट्रोल में रखने के लिए, या ये कह लें कि पर यूनिट कॉस्ट इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगी तो बिजनेस से तो अपनी प्राइस मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो बिजनेस को ये बात तो समझ आ गई कि लॉस तो होता ही होता है, यानी एक रोटी जो कुर्बान हो रही है 9 रोटियों के लिए, उस एक रोटी का वजन, उस एक रोटी पे आने वाला खर्चा इन 9 रोटियों ने बर्दाश्त कर लिया। अगर इन 10 रोटियों पे 1,000 रुपए खर्चा आया तो इस 1,000 रुपए के आटे का रिजल्ट बस 9 रोटियां बन रही हैं, तो एक रोटी कितनी कॉस्ट कर रही है जी? सॉरी, 100 रुपए, 11 पॉइंट, तो ये 10 रुपए पर रोटी की बजाय 11 क्यों हो गया? ये 10 मैंने क्या बोला? 100 डिवाइड बाय 10। तो जब हम 10 रोटियों का आटा 100 रुपए का आटा गूंदने वाले प्रोसेस में डाल रहे थे, तो एक रोटी हमें 10 रुपए कॉस्ट करनी चाहिए, तो ये 11 रुपए आंसर क्यों निकल रहा है? क्योंकि जो एक रोटी का आटा जाया हो रहा है उस पर भी खर्चा तो है, लेकिन हमारा ये फार्मूला लगा के आंसर 11 रुपए निकालने का मतलब ये हुआ कि हम उस एक रोटी की कुर्बानी पे जो खर्चा आया था वो इन बनने वालों पे एडजस्ट कर रहे हैं। तो नॉर्मल लॉस होने वाले यूनिट्स, क्योंकि बिजनेस ने ये यकीन कर लिया कि कुर्बानी होनी होनी है,
जाया होंगे, ये बनाने के लिए हमें 10 रोटियों का आटा इन करना है, वरना 9 नहीं बन सकेंगी। तो उस एक रोटी का जाया होने वाला आटे की कॉस्ट भी इन 9 पे ही डिवाइड हो गई, इन 9 ने ही उसको एब्जॉर्ब, उसको बियर कर लिया। यहां तक बात समझ। लेकिन अगर हमारे वर्कर इतने नाहल हैं, वो आटा एक दूसरे को मार भी रहे हैं और खेल भी रहे हैं और चुरा चुरा के घर भी लेके जा रहे हैं, तो हमारी तो पर यूनिट कॉस्ट ही चेंज होती रहेगी। अब वो जो जिस महीने में वर्कर्स ने ज्यादा बेदहानी से काम किया, कोई खास एहतियात नहीं की, आटा ज्यादा जाया कर दिया, थोड़ा सा आटा हाथ में लगता था, झाड़ के भी बाहर फेंक आता था, तो वो जो इतना ज्यादा आटा जाया हुआ, रोटियां कम बनी, तो कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा आ गई। अब ये ज्यादा क्यों आई? क्योंकि रोटियां कम बन सकी, यानी लॉस जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा हो गया। तो अब इस बात को कंट्रोल रखने के लिए कि कितना लॉस होना हम कबूल कर चुके हैं, और उतने लॉस को कबूल करके हम उसको पर यूनिट कॉस्ट में बिल्ड करने को तैयार हैं, और जो इससे ज्यादा लॉस हो रहा है वो हम पर यूनिट कॉस्ट में नहीं बिल्ड करना चाह रहे। ये मुश्किल होगी बात। जैसे अगर एक रोटी जाया होनी बनती है, एक रोटी का आटा, लेकिन अगर किसी वजह से 3 जाया हो गई और 100 रुपए को 7 से डिवाइड किया, 14 पॉइंट, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, वो जो 2 फालतू जाया हो गई, उनका खर्चा, उनकी कॉस्ट भी इनकी कॉस्ट पर यूनिट में बिल्ड हो गई। ये नहीं ठीक है। हम इतना तो कबूल कर चुके हैं कि जितना लॉस होना था वो तो होना था, ना गुज़ीसा होना ही था, तो उस लॉस की कॉस्ट हम बनने वाले में एब्जॉर्ब करने को तैयार है। लेकिन अगर उससे ज्यादा जाया हो जाएंगे तो हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को नहीं करेंगे डिस्टर्ब, उस ज्यादा जाया होने को हम अलग से एक्सपेंस मान लेंगे। तो वो तभी हो सकेगा अगर हम 100 रुपए को डिवाइडेड बाय 7 करने की बजाय 9 से ही डिवाइड करें। असल में तो 7 नहीं बन सकी ना, असल में तो 9 नहीं बन सकी, लेकिन फिर भी हम 9 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? ताकि हमारी वो पर यूनिट कॉस्ट निकले जो नॉर्मल लॉस के मुताबिक बननी चाहिए। अब इसका इंटरप्रिटेशन ये होगी कि 11.11 वाली कॉस्ट की 7 रोटियां बन के अगले प्रोसेस में चली गई और 2 जाया हो गई, वो एक्सपेंस बन जाएंगी। ओके, तो अब पर यूनिट कॉस्ट जो हम एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, वो निकालने का फार्मूला क्या बन गया? अब सिर्फ आउटपुट से डिवाइड नहीं करेंगे, साथ एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी रखने पड़ेंगे। तो इसलिए फार्मूला बन गया ये। और जो इन जाया होने वाले यूनिट की कॉस्ट आई, नेट ऑफ थोड़ा बहुत तो कुछ रिकवर हो ही जाएगा, तो उस नेट अमाउंट को हम एक्सपेंस कह देंगे। अच्छा, ये पर यूनिट कॉस्ट ऐसे ही कैलकुलेट हो रही है कि उतना ही लॉस हुआ। हमारी ये 11.11 की कॉस्ट इस तरीके से कैलकुलेट करना, हम चाह रहे हैं कि पर यूनिट कॉस्ट ऐसी निकले कि उतना ही लॉस हुआ जितना एक्सपेक्ट किया था। इसलिए ऊपर माइनस क्या करना है? नॉर्मल लॉस की ही स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट इसी तरह स्टेबल रख रहे हैं कि उतना ही लॉस हुआ जितना सोचा था, इसलिए ऊपर न्यूमरेटर में माइनस भी नॉर्मल लॉस की रिकवरी करते हैं। अगर नहीं समझ आया तो करना तुम्हारा नहीं सही। इसके लिए एक सवाल लिखवाया था, तो चलें अब एक और लिखें, पहली लाइन तो लिख लेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ May। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3 लाख रुपए। उमर, पानी बेटे खत्म कर, अभी रखें। हाँ जी, तो नया लिखवा रहा हूँ ना यार, आप आए हैं रोज सुबह, दोबारा ना दो, नया सवाल लिखवा रहा हूँ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 3 लाख रुपए। तो पी गया ना यार, 3 गिलास से तो क्या पी गया ना। क्या लिखी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? 3 लाख, और ब्रैकेट में लिखा इसके साथ 15,000 kg, 15,000 kg। प्रोसेस के सवाल में ना क्वांटिटी, केजी लीटर के वर्ड भी हो सकते हैं और जनरल वर्ड यूनिट भी हो सकता है, बस ये क्वांटिटी बताई होती है। तो ये 15,000 हो गया। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 2 लाख, 200,000। FOH 90,000, 90,000। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस 10% ऑफ इनपुट, 10% ऑफ इनपुट।
Scrap value of defective units. Scrap value of defective units. 5 रुपए, ₹5 per kg. FOH is applied. FOH is applied at 50%, 50% of direct labor cost. 50% of direct labor cost. Output 13,100 kg, 13,100 kg रिक्वायर्ड है आपसे. कॉस्ट पर केजी एंड total amount of abnormal loss to be recognized in P&L. क्या ग्रॉस और नेट? हाँ, ये आगे आएंगी चीजें, यानी आगे आएगा ये कि कॉस्ट अलग और नेट अलग, ये आगे आएंगी चीजें. यहां पर मैंने आपको यही पूछा है. अच्छा, ये इस चैप्टर में ना मैं आपको काफी सारे एग्जाम नोट्स बताऊंगा, टिप्स, नसीहतें, सुनहरी बातें. कल कुछ बताया था क्या? एक बात ये बताई थी कि अगर एक्चुअल और अप्लाइड दोनों हैं तो अब एक नसीहत और लिखें. एक सुनहरी बात और बता रहा हूं. ये जो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस है ना, सुन लेना पहले बात. ये नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस फिजिकली डिफरेंट चीज नहीं है. यानी ऐसा नहीं है कि जो कम टूटे हैं वो नॉर्मल है, जो थोड़े ज्यादा टूट गए हैं वो एबनॉर्मल है. जो कम जले, गुलाब ने बताया था, जीटी पे आ गया था, जो कम जले हैं वो नॉर्मल है, जो ज्यादा सड़ गए हैं वो एबनॉर्मल है. ये जो लॉस का फर्क है ना, नॉर्मल एबनॉर्मल, ये सिर्फ क्वांटिटी से रिलेटेड है. क्वांटिटी से रिलेटेड इतना है कि हमने सोचा था 10 जाया होंगे, 12 जाया हो गए, तो वो जो 2 ज्यादा जाया हुए वो एबनॉर्मल है. फिजिकली सब एक जैसे हैं. चूंकि ये फिजिकली सब एक जैसे हैं तो इसलिए इनकी स्क्रैप वैल्यू भी सब के लिए एक ही है. ये जो लॉस वाले यूनिट्स हैं ये फिजिकली सब एक जैसे ही खराब हैं, चाहे नॉर्मल है चाहे एबनॉर्मल है. इसलिए स्क्रैप वैल्यू जो डिफेक्टिव यूनिट की दी हुई है वो नॉर्मल लॉस पे भी एप्लीकेबल है, एबनॉर्मल के लिए भी एप्लीकेबल है. जी डन. डायरेक्ट मटेरियल 3 लाख, डायरेक्ट लेबर 2 लाख, एफओएच 1 लाख. 90 का कुछ भी नहीं करना. आउटपुट कितना? 13,100. एबनॉर्मल लॉस 400. क्योंकि 15,000 इनपुट में से 1500 किलो नॉर्मल सोचे थे कि जाया हो जाएंगे. ये मैं आपको ना वर्किंग प्रोसेस बता दूं ना तो फिर ये वर्किंग ऑफिशियली बताऊंगा, अभी रफ रफ ही बता रहा हूं. 15,000 किलो थे इनमें से 1500 किलो जाया होने तो सोचे थे, लेकिन मजीद 400 जाया हुए होंगे तो 13,100 बने. ये बैलेंस करके निकाला है मैंने. कितने इन हुए, कितने तो जाया होने बनते थे. अगर 400 और जाया होंगे तो इतना आउटपुट होगा. तो 400 एबनॉर्मल, जो सोचा था उससे और ज्यादा जाया हो गए, तो 400 केजी हो गया एबनॉर्मल, तो पर केजी बन गया 43.89. और अरे नहीं,
माइनस 15 जी 3.89। ये जो 400 किलो ज्यादा जाया हो गए, इन 400 किलो की कॉस्ट ये है और इनकी स्क्रैप वैल्यू ये है। तो नेट अमाउंट जो एक्सपेंस बनेगी 1,555। बताएं इसमें इधर जितना सोचा था उससे कम नुकसान हुआ, एबनॉर्मल गेन। अगर तो ज्यादा दिमाग लगाए बगैर सिर्फ फार्मूले पे ही गौर करें तो फार्मूले में क्या चेंज हो जाएगी, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स ऐड हो रहे थे तो ये लेस हो जाएंगे। और रीजन ये है कि हमने सोचा था कि एक रोटी का तो आटा जाया होता ही होता है, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हमने पर यूनिट कॉस्ट, वो तो इस महीने वर्कर ने अच्छा काम कर दिया होगा, वरना एक रोटी का जाया होता ही होता है। तो इसलिए अगर कभी लॉस जो सोचा था उतना नहीं हुआ, ज्यादा यूनिट्स बन गए, तो पर यूनिट कॉस्ट तो अगर हम ज्यादा यूनिट्स खराब होने की वजह से अपनी पर यूनिट कॉस्ट को खराब नहीं होने दे रहे, तो कम यूनिट जाया होने की वजह से भी इसको नहीं खराब होने देंगे। देखें यहां कम क्यों आई है पर यूनिट कॉस्ट, इधर क्योंकि अच्छा काम किया होगा वर्कर्स ने, जितने यूनिट ज्यादा होने जाया होने चाहिए थे कम जाया हुए होंगे। लेकिन अगर हम अपनी पर यूनिट कॉस्ट को स्टेबल रखने के लिए, स्टेबल रखने से मुराद ये है, ये कंट्रोल रखने के लिए कि हम मान चुके हैं कि इतनी कुर्बानी तो ठीक है होनी बनती है, हम उतनी कुर्बानी को पर यूनिट कॉस्ट में बिल्ड करने को तैयार है। तो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट ही इसलिए बनाया है कि कितनी कुर्बानी कबूल है, उससे ज्यादा हुई उससे कम हुई, पर यूनिट कॉस्ट को हमने खराब नहीं करना। तो इसलिए अगर सोचा था कि एक जाया होगा लेकिन नहीं हुआ, 10 बन गए, तो पर यूनिट कॉस्ट में हम 10 से डिवाइड करने की बजाय फिर भी 9 से ही डिवाइड करें। तो वो 9 कैसे बना, आउटपुट माइनस एबनॉर्मल गेन। और एबनॉर्मल गेन क्या बताया था, जो सोचा था कि जाया होगा नहीं हुआ, वो एबनॉर्मल गेन है। तो फार्मूला पर यूनिट कॉस्ट का ये हो जाएगा। और इधर अभी क्या रहेगा, नॉर्मल लॉस ही रहेगा। ये है एबनॉर्मल गेन। अब ये इनकम बन जाएगी।
जी अच्छा, फिर पहले पीएनएल वाली अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये कैसे पता? हाँ क्या 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 क्या, यहाँ 7 + 2 100 रुपए को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 रुपए आ जाएंगे। नहीं, पर यूनिट कॉस्ट तो ऐसी निकलेगी, पहले पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी तो फिर उसको यूज करके जाएगा ना। हाँ कौन सा फार्मूला लगा के? हाँ हाँ फिर बताएं फिगर। तो वो फार्मूला लगा के भी तो आप पर यूनिट कॉस्ट ही निकाल रहे होगे ना पहले। अरे भाई पर यूनिट कॉस्ट ही निकाल रहे होगे ना पहले, तो यही कह रहा हूँ ना, पर यूनिट कॉस्ट निकलेगी पहले। अच्छा कुछ बच्चे ना कुछ नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे रिपीटर भी होते हैं ऑनलाइन में, तो कोई अगर ये याद रखेगा कि हम ये प्लस और माइनस क्यों याद रखें, हम डिनोमिनेटर में वही क्यों ना लिख लें जितने बनने चाहिए थे। जितने बनने चाहिए थे 15,000 इनपुट से कितने बनने चाहिए थे, तो 13,500 से डिवाइड कर लें। तो ये जो जितने बनने चाहिए थे अगर इससे डिवाइड कर लेंगे तो अभी तो आप खुश हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको जो प्लस माइनस करवा रहा हूँ ना, ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कल स्टेटमेंट बतानी है, उसमें प्लस माइनस ही चलाना है। क्या हुआ? नहीं नहीं, आपको रिपीटर नहीं कह रहा, रिपीटर बच्चे भी तो ऐसे सोच सकते हैं ना, इसलिए मैं रिपीटर कह रहा था, ये सोच रहे थे ना, तो इसकी वजह बता रहा हूँ ना कि प्लस माइनस मैंने इसलिए करवाया है कि आगे मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एक चीज करवानी है, उसमें प्लस माइनस ही करना होगा, तो इसलिए शुरू से प्लस माइनस याद करवा रहा हूँ। ये नोटेड, इसमें कोई खिलाफ होना चाहिए था यार, किसने पूछा है कुछ नहीं। हाँ जी हाँ, क्यों ना माइनस करें, नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा मेरे ख्याल में एतराज तो ये बनना चाहिए था कि लेस क्यों कर रहे हैं, ऐड करना चाहिए। नहीं अच्छा है, नहीं वो तो चलो कह दिया तो कह दिया, लेकिन जी हाँ हाँ, एक एतराज ये बनना चाहिए कि है जब यूनिट्स ठीक होंगे तो स्क्रैप वैल्यू किस बात की, ये एबनॉर्मल गेन यूनिट्स कौन से हैं जो हमारे मुताबिक जाया होने चाहिए थे, नहीं हुए तो किधर गए फिर, बन गए, तो जब वो बन ही गए तो उनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई है? नहीं क्यों कंप्राइजर बेच गया, ठीक बन गए ना वो, जब वो बन ही गए हैं तो उनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई। हाँ नहीं लेकिन एबनॉर्मल गेन तो यूनिट्स ही वो हैं जो बनने हैं। हाँ नहीं मेरा सवाल ये है कि ये वो हैं जो बन गए, ठीक ठीक, तो जब ये ठीक है तो फिर इनकी स्क्रैप वैल्यू कैसे? हाँ तो इनकी स्क्रैप वैल्यू कहां से आ गई? अच्छा चले सवाल लिखें, है सवाल लिखें, सवाल पहले सवाल। जी सवाल लिखें, पहली लाइन तो आप लिख ही लेंगे। Following information relates to process 1 for the month of May है? मैं तो इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आपको स्पेलिंग इसकी आती होगी ना, बाकी स्पेलिंग नहीं आती होगी, इसलिए मैं बता देता हूँ। अक्टूबर लिख लें, फरवरी लिख लें, फरवरी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 360,000 और इसके साथ ब्रैकेट में लिखिए 4,000 kg, 4,000 kg। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 100,000। अच्छा मैं लेबर के साथ केजी क्यों नहीं लिखा था? डायरेक्ट लेबर है 100,000 और एफओएच
80,000, 80,000. Normal loss 10% of input. Output 3750 kg. 3750 kg रिक्वायर्ड है आपसे रिक्वायर्ड है. कॉस्ट पर केजी और अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन रिकॉग्नाइज्ड इन P&L. जी नहीं है स्क्रैपेज नहीं है, जीरो. अमाउंट ऑफ एबनॉर्मल गेन टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L, ये रिक्वायर्ड है. हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल 360, डायरेक्ट लेबर 100 और FOH 80,000. तो ये बन गया 540 और डिनोमिनेटर में यूनिट्स आउटपुट 3750 माइनस 150 3600. तो कॉस्ट पर यूनिट बन गई 150. हाँ जी, ये कैसे है? अच्छा, ये इसका और इसका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, यानी ये 150 है तो ये भी 150 आ रहा है, नहीं, इसका आपस में कोई कॉमन बात नहीं. अच्छा, किसी मासूम इंसान को ये परेशानी तो नहीं कि अब आपने ऐसे क्यों कर दिया, हमें तो हमने ऐसे किया. ऐसा तो है. अच्छा, 150 कैसे निकला? 150 ऐसे निकला कि हमने सोचा था कि 4000 में से 400 तो जाया होने बनते हैं, 3600 बनने चाहिए थे, लेकिन 3750 बन गए. तो 150 ज्यादा बन गए ना. क्यों ज्यादा बन गए? क्योंकि हमने जो लॉस सोचा था वो नहीं हुआ. तो ये एबनॉर्मल गेन है. ये कैलकुलेट करने का मैं आपको ना अगली क्लास में एक फॉर्मेट बता दूंगा. अभी बस वैसे ही कॉन्सेप्चुअली कैलकुलेट कर रहा हूं. एक चीज पूछी थी ये, और एक पूछी थी कि टोटल हमने एबनॉर्मल गेन P&L में कितना रिकॉर्ड करना है. तो 150 यूनिट्स 150 का 1 222500. जी बताएं, इस कैलकुलेशन में कोई परेशानी नहीं? अच्छा, करना तो ऐसे ही है, सिर्फ समझाने के लिए, नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूं. टोटल खर्चा हमारा कितना इनकर हुआ? टोटल खर्चा 540. टोटल 5, ये जो बताने लगा ना, ये ऐसे बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं. अगर ये ना समझ आया तो कोई बात नहीं, करना ऐसे ही. टोटल खर्चा हमारा 5,40,000 हुआ, और अगले प्रोसेस में कितने यूनिट्स गए, कितने किलो अगले प्रोसेस में गए? 3750. तो वो यूनिट्स जो अगले प्रोसेस में चले गए 3750, कितनी कॉस्ट वाले थे वो? 150 वाले ना. कितना बना जी? 562. हमने इतने रुपए खर्च करके इतनी कॉस्ट वाली चीज कैसे बना ली? नॉर्मल लॉस. हमने इतने रुपए खर्च करके इतने रुपए कॉस्ट वाली चीज कैसे बना ली? ये जो 562 है ना, ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया है, और ये हमारी इस अजम्पशन पे निकली हुई फिगर है कि 400 किलो जाया होता. ये उस हिसाब से कैलकुलेटेड फिगर है, जबकि वो हुआ ही नहीं. तो अगर इसको हम डेबिट क्रेडिट के हवाले से भी देखें तो इतनी इन्वेंट्री, इतने रुपए की इन्वेंट्री बन रही है डेबिट.
लेकिन कैश कितना जेब से जा रहा है, तो ये तो हमारे रिकॉर्ड ही टैली नहीं होंगे फिर। कितना फर्क है जी? तो इसीलिए ना हम इसको इनकम बना रहे हैं, इसलिए हम 22,500 को इनकम बना रहे हैं। इसी को एक और तरीके से बताता हूँ, 3600 इंटू 150 कितना बना, और 150 इंटू 150, यानी हम ये कह रहे हैं कि जी इतने यूनिट्स 150 रुपए वाले तो बने, खर्चा हुआ, इतने चुंगे में बन गए, चुंगा, इतने यूनिट तो पैसे खर्च करके बने, इतने चुंगे में बन गए, तो वो जो चुंगे में बन गए वो हमारी इनकम हो गई। तो इसलिए 22,500 को हम इनकम कह रहे हैं। तो एबनॉर्मल गेन वो यूनिट्स हैं जो हमने सोचा था जाया हो जाएंगे लेकिन नहीं हुए, वो बन गए। आपने 4 पेपर दिए, आपने नहीं, किसी ने 4 पेपर दिए और उसने सोचा था कि 2 पास होंगे, 3 पास हो गए, तो उसको जो 2 पास हुए उनकी खुशी इतनी नहीं होगी जितनी वो जो एक एक्स्ट्रा पास हुआ उसकी खुशी ज्यादा होगी। ये उसने सोचा था फेल हो जाएगा लेकिन वो फेल नहीं हुआ। ये एबनॉर्मल गेन है कि जो सोचा था जाया होंगे वो नहीं जाया हुए, इनको एबनॉर्मल गेन कहते हैं। तो इस खुशी को इनकम बना रहे हैं। ओके, सेम सवाल दोबारा करें और अब स्क्रैप वैल्यू रख लें 18 रुपए। सेम सवाल दोबारा, स्क्रैप वैल्यू 18 है। जी 18 18 पर कीजिए। हाँ जी, स्क्रैप वैल्यू कितनी माइनस करूं, 400 किलो नॉर्मल लॉस की इंटू 18, 532 और यूनिट्स 3600, तो पर यूनिट बन जाएगी 148। और अब एबनॉर्मल गेन पीएनएल में कितना जाएगा, 150 यूनिट्स, 148 का एक 19 है, ओ हाँ सॉरी, 148 माइनस 18 जी, तो ये इनकम बन जाएगी और ये पर के लिए कैलकुलेशन में कोई एतराज है, कैलकुलेशन करने में कोई मशीन, तो करना तो ऐसे ही है। अब रहा सवाल कि यहाँ 18 क्यों है ना, क्यों ना हो है, हाँ नहीं उतने के तो बिकेंगे नहीं, इन्होंने तो आगे जाना है, लेकिन जब ये खराब ही नहीं हुए तो फिर इनकी स्क्रैप वैल्यू क्यों, ये एतराज है ना, है ना। इसमें एक एतराज ये होता है कॉम को कि एबनॉर्मल गेन जब है ही वो जो जाया नहीं हुए बन गए, तो जब ये खराब ही नहीं हुए तो इनकी स्क्रैप वैल्यू कैसे। तो एक सादा सा जवाब तो ये है कि भाई ये तो ऐसे ही है, ये तो एक एडजस्टमेंट है, ये तो ऐसे ही है।
लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको मुझे दोबारा समझाना पड़ेगा जाके, जब मैंने ना इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन एक चीज लानी है तब दोबारा ये बात बतानी पड़ेगी, इसलिए अभी थोड़ा सा बता रहा हूं, दो तरीकों से बताता हूं जैसे आसान लगे। हम इस 148 इंटू 150 को इनकम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतने कॉस्ट के यूनिट्स चूंगे में बन के हमारे जाया नहीं हुए, लेकिन अगर जाया हो जाते तो 18 रुपए का बिक जाता ना, तो वो नहीं बिक सका, वो हमने अपनी इनकम को कम कर लिया है? अगर ये जाया हो जाते तो हम 18 रुपए का बेच लेते, नहीं जाया हुए तो जो 18 कमाना था वो नहीं कमा सके, तो उसको माइनस कर लिया। नहीं हजम हुई बात? चलें दफा करें। इधर ऊपर फार्मूले में हम यहां वैल्यू ले रहे हैं 360, 180 और माइनस क्या कर रहे हैं हम? 18 रुपए इंटू 400 और डिवाइडेड बाय 3750 माइनस 150। 400 किलो है नॉर्मल लॉस, और इस कॉस्ट में से एक चीज माइनस हो रही हो तो वो एक सॉर्ट ऑफ इनकम ही होती है ना। अगर कॉस्ट में से कोई चीज माइनस हो रही है तो वो इनकम की नेचर की चीज है। हम माइनस कर रहे हैं 18 इंटू 400 किलो। असल में खराब कितने हुए? 4000 में से 250 खराब हुए। असल में कबाड़िया को कितने बेचेंगे? 250। तो हमने तो असल में 18 रुपए के बेचने ही 250 किलो है, जबकि ऊपर हम 400 किलो इंटू 18 कर रहे हैं। असल में कबाड़ियों को कितने बेचने हैं? 250, जबकि ऊपर हमने माइनस कितने कर दिए? तो 150 इंटू 18 फालतू माइनस कर दिया ना। तो वो जो 150 इंटू 18 फालतू माइनस कर दिया, जिसने हमारे एक्सपेंस को कम कर दिया, तो वो फिर हम इधर इनकम में से नेट करते हैं। ठीक। और अगर अभी भी नहीं ठीक तो होना तो ऐसे ही है जी। मैं ये बता रहा था कि यहाँ एबनॉर्मल गेन की स्क्रैप वैल्यू क्यों माइनस है। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।